विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारी कल की क्लास में जो शेष पाठ बच गया था हमारा आधा, आज हम वह पढ़ने जा रहे हैं। कल जैसा हमने पढ़ा था ना, आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। त्रिलोचन। त्रिलोचन कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। और आप क्या कह रहे थे कल? चंपा कौन है? चंपा कौन है? चंपा काव्य की नायिका है। इस कविता की नायिका है चंपा, जो एक अबोध बालिका है। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, कमेंट्स बहुत अच्छी बात है कि इसके माध्यम से आप सभी लोग मिल पाते हैं। तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए हमको, तो काम भी करके भेजा करो मुझे। और आपके साथ जो बाकी के दोस्त हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें। तो चलो हम बिना समय गंवाए हमारी क्लास प्रारंभ करते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, आप आ जाइए क्लास में। मैं आपके कमेंट्स वगैरह सब देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए, हम कल पढ़ चुके थे एनसीईआरटी आरबीएसई सीबीएसई पाठ्यक्रम है हमारा ये। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैंने कल बताया था कि चंपा इस कविता की नायिका है, जो त्रिलोचन के द्वारा रचित कविता है। तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये हम पढ़ चुके हैं कल। कल मैंने पढ़ा दिया था आपको कवि परिचय, कवि त्रिलोचन का जीवन और साहित्यिक परिचय। ये भी है, ये हम पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, ये पाठ परिचय हमने पढ़ लिया था कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कि जो चंपा एक अबोध बालिका है, जो इस काव्य की नायिका है, वह अनजाने में ही शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़े हो जाती है। ये सारी चर्चा कल की क्लास में हम कर चुके। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल कि चंपा क्या करती है। जब कवि काव्य का सृजन करते हैं तो चंपा वहां कर आकर खड़ी हो जाती है, और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले काले चिन्हों से अलग अलग प्रकार के स्वर कैसे निकलते हैं। इस पर पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उसको आश्चर्य क्यों होता है कि एक जैसे काले चिन्हों से स्वर कैसे निकलते हैं। कल मैंने मात्रा लगा के बताया था ना, बिल्कुल यस या नो बताया था या नहीं? ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल बताया था, मुझे पता है। तो चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो जब हम आगे पढ़ते हैं, आज हमें पढ़ना प्रारंभ करना है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आप, आज हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है। ध्यान से देखिए, चंपा किसकी लड़की है? सुंदर की लड़की है। मतलब कोई सुंदर है उसकी लड़की नहीं, सुंदर नाम है किसी का, है ना। सुंदर की लड़की है और सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा जो है, देखिए च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार अधिक हुई है यहाँ पर, कितना सुंदर है। चंपा और चौराहे, इसमें कौन सा अलंकार है? कल भी मैंने एक प्रश्न पूछा था, कुछ बच्चे जवाब देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, क्यों भाई? चंपा च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कल मैंने काले काले में पूछा था, तो काले काले में क्या है? शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ एक ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। ठीक है, तो चंपा सुंदर ग्वाले की लड़की है, उनकी बेटी है, और सुंदर ग्वाला है, इसलिए गाय भैंसे रखता है। और चंपा चौपायों को लेकर, चौपाया किसको कहते हैं? गाय भैंस को। चौपाई तो है, चार पैर होते हैं उनके, इसलिए उन्हें हम चौपाया कहते हैं। ठीक है, कौन सा समास है चौपाई में, बताइए आप। आपको कमेंट्स करके बताना है, और आप सब बताएंगे आज कि चौपाई शब्द के अंदर कौन सा समास है। तो चंपा चौपायों को लेकर, अर्थात गाय भैंसों को लेकर उनको चरवाही करने जाती है, उन्हें चराने जाती है। चरवाही करने का मतलब होता है जैसे जो जंगल होते हैं या जो जमीन पड़ी हुई होती है खाली, उसमें वो अपने गाय भैंसों को, जानवरों को चराने के लिए, चारा खिलाने के लिए लेकर जाती है। देखो चरवाही, एक तो जो हमारे जीव जंतु, हमारे जो पशु होते हैं ना, वो एक जगह बंधे हुए होते हैं घर में, तो उनको वहीं चारा खिलाया जाता है। ठीक है, और एक उनको खोल करके ऐसे ही खेत में, जंगल में ले जाया जाता है, जहां वो घूम फिर के अपनी मर्जी से खाना खाते हैं, चारा खाते हैं, तो उसको चरवाही करना कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे देखते हैं हम, बहुत सरल है ये तो। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। देखिए, जैसी कविता है ना, न, ट, ख, ट, सबको अलग अलग लिखा है। क्या है ये? स्वर, व्यंजन। व्यंजन में क्या मिल गए? स्वर, तो ये वर्ण है।
क्या बताया था पीछे भी हमने कि जो शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अंतर्विरोध है उसको भी ये कविता उजागर करती है। चंपा अच्छी है, अब कवि चंपा का नेचर बताते हैं, उसका स्वभाव, उनके गुण बताते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चंपा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, तो आपको ये प्रश्न करना है। चंपा की चारित्रिक विशेषताएं तो आप अंडरलाइन करते जाएंगे, उनको नोट करते जाएंगे। कल हमने पढ़ा था उसमें कौन सी विशेषता आई थी, और आज हमने पढ़ा उसमें कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो एक विशेषता तो हमको पता चल चुकी है कि चंपा क्या है, अशिक्षित है, निरक्षर है। दूसरी क्या है, चंपा चंचल है, नटखट है, शरारती है। कवि कहते हैं कि जो चंपा है वह बहुत ही अच्छी है, मतलब वह दिल की बहुत अच्छी है, बस वह चंचल है, शरारती है, शरारतें करती रहती है। आप भी तो करते हैं शरारतें, क्लास में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं। हमारी क्लास के बच्चे बहुत ही चंचल और शरारती है, मैं जानती हूँ। बचपन उनमें भी जिंदा है और बचपन होना चाहिए। बड़े होने के बाद भी हमें बचपन होना चाहिए, क्योंकि बचपन ही होता है जो हमें आनंद की, खुशियों की अनुभूति कराता है। हम जब बड़प्पन का एहसास करने लगते हैं, बड़े बन जाते हैं और अपने बचपन को भूल जाते हैं, तो हम बहुत ऐसे परेशान से हो जाते हैं। तो बचपन हर उम्र में रहना चाहिए। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि चंपा दिल की बहुत अच्छी है, वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बस वह चंचल है और नटखट है, थोड़ी शरारतें करती है, कभी कभी उद्यम करती है। ठीक है, हम भी आपको कहते हैं ना क्लास में, क्यों उद्यम मचा रहे हो, क्लास में आप बदमाशी करते हो, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है। ठीक है, आपस में आप सब करते रहते हो ना, तो हम करते हैं क्यों उद्यम मचा रहे हो, ठीक है, क्यों शरारतें कर रहे हो, इधर उधर उछल कूद मचा रहे हो। तो चंपा भी क्या करती है, कभी कभी उछल कूद मचाती है, शरारतें करती है, हम कहते हैं क्यों बदमाशी कर रहे हो। ठीक है, तो वह भी शरारत करती है और वह उद्यम मचाती है, तो कवि को परेशान करती है। कवि को परेशान कैसे करती है, देखिए, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, उसको, वह कवि को परेशान करना चाहती है, इसलिए क्या करती है, उनकी कलम चुरा लेती है और कलम चुरा कर छुपा देती है। आप भी चौक फेंकते हैं ना क्लास में इधर उधर, कभी पेन, कभी चौक, कभी किसी का ये छुपा दिया, कभी इसी का ये। ठीक है, तो आपकी तरह चंपा भी बहुत चंचल है, कभी कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है, क्योंकि वह देखती है कि कवि हर समय कागज पर कलम से कुछ ना कुछ लिखता रहता है, हर समय उस कलम के कारण वो उसमें व्यस्त रहता है। तो वह सोचते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलिए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना आप मुझे कमेंट्स करके। ठीक है, तो वह क्या करती है, कवि की कलम चुरा लेती है, और फिर कवि जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता है। कितनी सरल भाषा है, देखिए, मतलब एक आनंद की अनुभूति होती है इस कविता को पढ़कर, हम भी अपने बचपन में चले जाते हैं। तो कवि जैसे तैसे करके कलम ढूंढ कर लाता है, कौन, कवि। पाता हूं अब कागज गायब है, जब कवि कलम लेकर आता है तब तक चंपा क्या करती है, कागज गायब कर देती है। ठीक है, आप छोटे थे ना, तब आपने भी अपने घर पे ऐसी बदमाशियां की है, मम्मी एक चीज लेती है तब तक आप दूसरी गायब कर देते थे। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि चंपा उद्यम मचाती है, शरारतें करती है, चंचल है, दिल की अच्छी है, लेकिन कभी कभी वह देखती है कि मैं तो कागज पर लिखता ही रहता हूँ, तो वह कलम चुरा लेती है, और जब मैं कलम ढूंढ के लाता हूँ तो वह क्या करती है, कागज गायब कर देती है, फिर से मैं परेशान हो जाता हूँ। नटखट शरारतें करती है चंपा। आगे देखें, देखिए, चंपा कहती है, अब चंपा कवि से क्या कहती है, चंपा कहती है, तुम तो कागज ही गोदा करते रहते हो दिन भर। कागज गोदना, कागज गोदना, ये भी क्या है, मुहावरा है। कागज गोदना, कागज ही गोदा करते हो। गोदा जो है ना, वहां की जो हम कहते हैं ना आंचलिक देशज शब्दावली का एक शब्द है। गोदने का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक ही काम करता रहता है ना दिन भर, वो कागज पर लिखते रहते हैं, तो चंपा कहती है तुम तो कागज ही गोदा करते हो, यानी कागज पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, अनावश्यक कागज खराब करते रहते हो। कभी कभी आप कॉपी में कुछ अनावश्यक लिखते रहते हैं, कभी किताब में लिखते हैं, तो हम भी कह देते हैं क्यों ये कॉपी का पेज खराब करते हो, हर कुछ लिखते रहते हो, कॉपी फाड़ते रहते हो, कॉपी में कुछ ना कुछ अनावश्यक लिखते रहते हो। आप देखना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कॉपी लेकर बैठ जाते हैं और उसमें हर कुछ बनाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं अनावश्यक रूप से कागज खराब करना, कागज ही गोदना। तो चंपा कहती है कि तुम तो दिन भर ये कागज ही गोदा करते हो, इस कागज में ही लगे रहते हो, इस पर अनावश्यक हर कुछ लिखते रहते हो, क्या ये अच्छा काम है। उसकी देखो यहाँ पर ये पता चलता है कि चंपा कितनी भोली और मासूम है, कितनी सरल और निश्चल स्वभाव की है, कि वह, उसको ये भी नहीं पता है कि कभी कागज पर कुछ लिख रहे हैं। वह सोचती है कि ये कागज ही कागज पर लिखते रहते हैं, अनावश्यक ये काले काले अक्षर लिख के कागजों को खराब करते रहते हैं,
इसलिए वह कहती है कि तुम तो दिन भर कागज गोदते रहते हो, कागज पर अनावश्यक कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, क्या तुम ये अच्छा काम करते हो? ये क्योंकि हमने पहले कल की क्लास में पढ़ा था ना कि चंपा को नहीं पता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है। उसके लिए ये काले अक्षर भैंस बराबर कल, जैसा मैंने कहा था। मैंने आपको कल भी पूछा था, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, बाद में भी दिया करो आप। ठीक है, तो चंपा को नहीं पता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो वो कहती है कि इस प्रकार से कागज खराब करके क्या तुम कोई अच्छा काम करते हो? सुनकर मैं हंस देता हूँ। और कवि चंपा की बाल सुलभ बातें सुनकर, इस भोली और मासूमियत से भरी हुई बातें सुनकर कवि हंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चंपा को पढ़ना नहीं आता, वह पढ़ाई का महत्व नहीं जानते हैं। तो कवि को गुस्सा नहीं आता है। और हम देखते हैं ना, कभी कभी आप भी बचपना करते हो, बहुत सारी शरारतें करते हो, तो हम भी मुस्कुरा कर रह जाते हैं, आपको मारते डांटते नहीं है ना, क्योंकि वो बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं। ऐसा देखकर कवि भी हंस देते हैं कि चंपा कितनी भोली और मासूम है, तो वो हंसकर रह जाते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती है, और कवि जैसे ही चंपा की ओर देखकर हंसते हैं, चंपा चुप हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, देखिए आगे। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। हारे गाड़े काम सरना, ये क्या है बच्चों? मुहावरा है। हारे गाड़े काम सरना ये मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होगा? हारे गाड़े काम सरना। देखो, कवि ने अपनी देशज शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया है, बहुत ही सरल भाषा में कविता लिखी है। हारे गाड़े काम सरने का अर्थ है मुसीबत के समय काम आना। ठीक है, हम कहते हैं ना कभी इसको जैसे पूंजी बचा कर रखनी होती है, मतलब हमारी कमाई इनकम, तो कहते हैं कि कुछ पैसा बचा कर रखो, हारे गाडे काम आएगा, हारे गाडे काम सरेगा। यानी कुछ पैसा बचा कर रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, ऐसे अनावश्यक बर्बाद ना करें। तो कवि चंपा को उसकी भाषा में समझाते हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। चंपा आती है, शरारतें करती है, तो कवि उसको कहते हैं एक दिन जब आती है कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाडे काम सरेगा। कभी समस्या या जीवन में मुसीबत आने पर यह पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है। ये बात किस समय की है? जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, हम गुलाम थे, पराधीन थे, ये उस समय की बात है। तो गांधी जी क्या कर रहे थे? स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, और वह भारतीयों को कह रहे थे कि आपको भारत में भारत के विद्यालय खुले, सभी लोग शिक्षित हो, उनकी ये इच्छा थी। तो यहाँ पर गांधी जी को लेकर आए कि कवि त्रिलोचन कहते हैं कि चंपा गांधी बाबा, क्योंकि उस समय बच्चे भी उनको पहचानते थे गांधी बाबा के नाम से। आप किस नाम से पहचानते हो वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि चंपा तुम पढ़ लो, गांधी बाबा चाहते हैं, महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहे थे उसकी ओर संकेत क्या है कि तुम जिसको गांधी बाबा को जानती है, इसलिए कहते हैं तुम्हारे गांधी बाबा भी चाहते हैं कि हमारे सभी देशवासी पढ़ना लिखना सीखे, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए चंपा तुम भी पढ़ लो। जब आप विशेष लिखेंगे ना काव्य सौंदर्य, तो आप लिखेंगे कि इसमें ना देशज आंचलिक शब्दावली का प्रयोग, साथ ही मुहावरेदार भाषा से क्या आ गई है, एक जिसको कहते हैं एक अपनापन, एक जो हमें अपनी सी भाषा नजर आती है, तो भाषा में एक नयापन आ गया है, एक नवीनता, एक आकर्षण है। मुहावरेदार भाषा है, मुहावरों का भी बहुत अधिक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले हम। चलो आगे देखते हैं। चंपा ने यह कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने क्या कहा? कि मैं नहीं पढ़ूंगी। गांधी बाबा अच्छे हैं तो वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, तो जब कवि चंपा से पढ़ने की बात कहते हैं, गांधी बाबा का नाम लेते हैं कि तुम्हारे गांधी बाबा चाहते हैं कि चंपा तुम पढ़ लिख लो, तो चंपा क्या कहती है स्टूडेंट्स? चंपा कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि से चंपा कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और बच्चों को जो काम देख लेना, बच्चों को अक्सर पढ़ाई करने के लिए कहोगे तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी इच्छा से पढ़ने बैठ जाते हैं, बाकी कहते हैं नहीं हम तो खेलेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो चंपा भी क्या कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि से क्या कहती है? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। चंपा को अक्सर कवि महात्मा गांधी के बारे में बताया करते थे कि वो हमारे देश के लिए इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं, वो हमारे देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना चंपा उनकी पड़ोसी है, तो इस प्रकार की बातें चंपा ने सुनी हुई थी, तो उसके मन में एक छवि थी कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं। और चंपा के अनुसार जो पढ़ने लिखने की बात करता है, जो पढ़ने की बात कहता है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, बुरा होता है। क्योंकि उसने देखा कवि भी अक्सर लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं।
तो वो उनको भी कहती है कि आप अनावश्यक ही कागज खराब करते हो। तो वो मानती है कि जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं वो लोग बेकार होते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए जैसे ही कवि ने कहा कि गांधी बाबा ने तुम्हें पढ़ने के लिए पढ़ने की बात कहते हैं, चंपा तुम पढ़ लो, तो चंपा कहती है कि तुम तो कहते थे हमेशा गांधी बाबा की कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन वो पढ़ने लिखने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छे नहीं है। फिर वो कैसे अच्छे हो गए, वो पढ़ने लिखने की बातें कैसे कर सकते हैं? इन काले काले अक्षरों को पढ़ने से भला क्या फायदा हो सकता है? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, आगे देखिए। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा होता है। कवि ने क्या कहा कि चंपा, देखिए, मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तुम्हारा ब्याह होगा, ब्याह का मतलब शादी होगी, ठीक है, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहकर चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, उसे कैसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब कवि ने सोचा कि चंपा ऐसे नहीं समझ रही है, तो इसे किसी दूसरे तरीके से समझाऊं, हो सकता है चंपा क्या कर ले, पढ़ ले। तो कवि चंपा से कहता है कि चंपा, कवि ने चंपा से कहा कि चंपा, पढ़ना अच्छी बात होती है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं उसको, बच्चों को जैसे समझाते हैं, आप छोटे बच्चों को कहोगे ना, तो जैसे वो शादी देखते हैं तो फिर वो कहते हैं मम्मी मेरी शादी कब होगी, तो आप कहते हो जब आपकी शादी होगी ना, तो आप भी ऐसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनोगे, सुंदर सुंदर आभूषण पहनोगे, ना समझ होते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, तो फिर मेरी भी शादी कर दो। बच्चे क्या कहेंगे, मेरी भी शादी कर दो, मैं भी ऐसे अच्छे अच्छे गहने पहनूंगी, ज्वेलरी पहनूंगी, मैं ना वस्त्र पहनूंगी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि शादी का मतलब क्या होता है। आपने 10th में कौन सी कविता पढ़ी थी बताइए आपको, जिसमें वो में कहा है ना कि धुंधले प्रकाश की पाठिका है, उस बालिका के लिए, वो भी तो एक अबोध बालिका थी जिसके मन में शादी की एक धुंधली सी परछाई थी। तो कवि ने क्या कहा था, धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा था उससे, जिसे कुछ से लय में और तुक में बंद पंक्तियां ही पढ़नी आती थी, जिसे पूरा ज्ञान नहीं था। पाठ पढ़ा था हमने, कन्यादान पढ़ा था ना, कौन है उसके कवि कन्यादान कविता के, बताइए जरा देखें। तो ठीक वैसी स्थिति चंपा की भी है। ब्याह तुम्हारा होगा, देखिए देशज शब्दों का प्रयोग किया है। ब्याह, तो ब्याह का मतलब विवाह होता है। गोने का मतलब क्या होता है बताइए, देखिए गोने का अर्थ क्या होता है, शादी के बाद जो पग फेरे की रस्म होती है। पहले के जमाने में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। क्या होती थी, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। उसके बाद क्या होते थे, जब वो बड़े हो जाते थे, 5 4 7 साल बाद में उनका क्या होता था, गोना होता था। पग फेरे की रस्म आजकल तो शादी के बाद हो जाती है, क्योंकि बड़े होने के बाद शादी होती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों की पहले, आप क्या करेंगे कि 3 3 4 4 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, ठीक है। तो इतने छोटे बच्चे की शादी हो जाती थी, फिर जब वह बड़ा होता था, जब वह ससुराल जाती, तो उसको गोने की रस्म कहते थे, यानी शादी के बाद पहली बार ससुराल जाना। तो गोने का मतलब आप जान चुके हैं। फिर देखिए बालम, बालम का मतलब पति, प्रियतम, और कलकत्ता का मतलब आप जानते ही हैं। तो कवि चंपा से कहते हैं कि ये चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, यदि जब तुम बड़ी होगी और तुम्हारा विवाह होगा, क्या होगा, तुम्हारा विवाह होगा, कवि कहते हैं चंपा से, और क्या होगा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम्हारा गोना होगा, और जब तुम ससुराल जाओगी, जब तुम पहली बार ससुराल जाओगी, तो तुम्हारा जो पति है वह कुछ दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए उसे गांव छोड़कर शहर की ओर कलकत्ता जाना पड़ेगा। तो उसे समझाने के लिए उन्होंने कलकत्ता शहर का नाम लिया है कि चंपा, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल जाओगी, तो तुम्हारा पति कुछ दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर वह कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए कहाँ चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, तो वह तुम्हें साथ लेकर नहीं जाएगा। हमने पाठ परिचय में क्या पढ़ा था कि ये जो कविता है ना, पलायन के अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। किसके, पलायन के, बताया था ना कि आर्थिक मजबूरियों के, घर टूट जाते हैं, लोग विस्थापन करते हैं, गांव से लोग शहरों की ओर जाते हैं, तो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। तो उस सच्चाई को, उस कड़वे सच को, मार्मिक यथार्थ को यहाँ उजागर किया है। तो अब वो बात आने जा रही है। कवि कहते हैं कि चंपा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारा गोना हो जाएगा, तो तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर जब कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो वह कलकत्ता बहुत दूर है, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। चंपा, वह कलकत्ता बहुत दूर है, तुम उसे संदेश कैसे भेजोगी, क्या कहते हैं,
हे चंपा तुम उन्हें संदेश कैसे भेजोगी, क्योंकि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो। तो वो सोचते हैं कि ऐसा कहूंगा तो शायद चंपा पढ़ ले, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि चंपा तुम उन्हें संदेश कैसे दोगी, इसलिए, और उसके पत्र कैसे पढ़ोगी, और तुम्हारा पति तुम्हें कलकत्ता से जब पत्र लिखेगा तो तुम उसके पत्र कैसे पढ़ोगी कि वो तुम्हें क्या कहना चाह रहा है। इसलिए हे चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आगे चले। देखिए आगे अब। तो चंपा क्या उत्तर देती है, कवि ने सोचा चंपा पढ़ने के लिए हाँ भर देगी, लेकिन कवि की मन स्थिति के बिल्कुल विपरीत चंपा उत्तर देती है, वो सुनिएगा। चंपा बोली, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा। मैंने पहले भी कहा था ना, जब पढ़ने वालों की बात करते चंपा उसको अच्छा नहीं मानती, जैसे गांधी बाबा के लिए कहा था। तो कहती है तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो, पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो। हमारा कर्सर थोड़ा सही नहीं चल रहा है। ओके, अब देखिए, मैं तो ब्याह नहीं करूंगी, फिर वो कहती है कि मैं तो ब्याह ही नहीं करूंगी, और जो कहीं मेरा ब्याह हो गया, यदि मेरा विवाह हो भी गया, तो मैं बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता तो कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। ठीक है, ये बात जो है कौन कहती है, चंपा कहती है। इसी के साथ कविता समाप्त हो जाती है। तो देखिए चंपा क्या कहती है कि तुम कितना झूठ बोलते हो, कवि से कहती है कि तुम कितना झूठ बोलते हो, आज मैंने देख लिया। हाय राम, हाय राम तुम पढ़ लिख कर, ये हाय क्या शब्द है बताइए आप मुझे, कमेंट्स करके बताइए। हाय जो है वो किस प्रकार का शब्द है, शब्दों के भेद होते हैं ना अलग अलग, मैंने बताया था, विकारी अविकारी शब्द बताया था ना। तो हाय कैसा शब्द है बताइए। चंपा कहती है हाय राम तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो, मतलब पढ़ने लिखने वाले सारे व्यक्ति झूठ बोलते हैं, तो फिर मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, मैं तो ब्याह नहीं करूंगी, फिर कहती है मैं ब्याह ही नहीं करूंगी, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगी, और यदि कहीं हो भी गया, और यदि मेरा विवाह गलती से हो भी गया, तो मैं अपने पति को, अपने बालम को अपने साथ रखूंगी, उसे कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। ये जो पंक्ति है ना बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको देखकर एग्जाम में प्रश्न भी पूछते हैं कि कलकत्ते पर बजर गिरे, ये पंक्ति किस ओर संकेत करती है। तो कलकत्ते पर बजर गिरे जो पंक्ति है पूरी कविता का जो है, हम कह सकते हैं कि एक मार्मिक सच है कि अभी हमने क्या कहा था, अनजाने में चंपा उस शोषण व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। चंपा ये मानती है वज्र गिरना का, वज्रपात होने का मतलब होता है नष्ट हो जाना, सर्वनाश हो जाना, उसका अनिष्ट होना। वज्र गिरना, वज्र वज्र शब्द है, वज्र से बना हुआ है, वज्र से क्या हो गया, वज्र हो गया। तो वज्र गिरना का मतलब होता है संकट आ जाना, उस पर मुसीबत आ जाना, कि हम कहते हैं ना कि कभी आजकल कि फला व्यक्ति के ऊपर तो मुसीबतों का मतलब वज्र ही गिर गया, यानी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, ये भी मुहावरा है, मुहावरे पे मुहावरा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब संकट आ जाना, बहुत सारी मुसीबत आ जाना। तो अनजाने में जब चंपा को कहते हैं कवि कि तुम्हारा पति को तुम संदेश कैसे भेजोगी, तुम पढ़ लो, तो कहती है कि मैं ब्याह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, और यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी। ऐसा कलकत्ता, चंपा को नहीं पता है कि कलकत्ता क्या है। उस चंपा के लिए कलकत्ता का मतलब सिर्फ इतना है कि कलकत्ता कोई ऐसा ऐसी चीज है जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है, वहां जाने के बाद व्यक्ति अपना नहीं रहता है। तो हम कहते हैं ना कि जो चीज हमको किसी दूसरे से अलग करती है तो हम उसे नष्ट करने की कामना करते हैं कि खत्म हो जाए, इसके कारण से ये हो रहा है। तो चंपा की बाल सुलभ बुद्धि जो होती है वह भी यही कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, अर्थात उस कलकत्ता का सर्वनाश हो जाए, वह नष्ट हो जाए जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है। अर्थात यहाँ पर जो पलायन के मार्मिक अनुभव है उनको अभिव्यक्त किया है कि कैसे लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। और ये जो पंक्ति है सिर्फ एक चंपा की पंक्ति नहीं है, चंपा के माध्यम से उन सभी लोगों के मनोभावों को अभिव्यक्त करती है, उन सभी लोगों के मनोभावों का प्रतिनिधित्व करती है जो आर्थिक मतलब जो रोजगार करने के लिए, जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पलायन करते हैं गांवों से शहरों की ओर, और वहां जाकर वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। उन लोगों की मानसिक स्थिति को ये पंक्ति उजागर करती है। तो चंपा कहती है कि ऐसा कलकत्ता जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है,
ऐसे कलकत्ते पर वज्र गिर जाए, उसका सर्वनाश हो जाए। आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ हमारी कविता समाप्त होती है। तो आइए चलिए हम प्रश्न देखते हैं। कितनी सरल सी कविता थी ये। स्टूडेंट्स, थोड़ा पढ़ने में भी ध्यान लगा किया करो बच्चा, ध्यान लगाया करो, ठीक है? आप हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? देखिए आ गया ना प्रश्न यहीं पे। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? जो मैंने आपको अभी बताया था ना, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है? चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? तो चंपा को जब कवि बताते रहते हैं कि गांधी बाबा जो है हमारे देश के नायक, हमारे देश को आजाद कराना चाहते हैं, जो अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाना चाहते हैं, ये सारी बातें चंपा ने लेखक के मुख से सुनी थी कि वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं, ठीक है? अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो जब चंपा बाद में देखती है, चंपा निरक्षर है और उसको पढ़ने लिखने का महत्व उसको पता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि जो गांधी बाबा हमारे देश को आजाद कराना चाहते हैं, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना चाहते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, भला वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए चंपा को उन पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है? चले आगे की ओर। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं की ओर उल्लेख किया? मैंने आपको कहा था ना कि चंपा की चारित्रिक विशेषताएं पूछते हैं। तो बताइए, आप कमेंट्स करके बताइए जल्दी जल्दी कौन सी विशेषताएं हैं चंपा की। मैंने आपको बताया था कि चंपा निरक्षर है, ठीक है? चंपा चंचल और शरारती स्वभाव की है, ठीक है? बहुत एक अबोध बालिका, मासूम है। और बताइए, चंपा की विशेषताएं बताइए पाठ के आधार पर, और चंपा की क्या क्या विशेषताएं होती है? सहृदय है, भावुक है। कलकत्ता की बात जब अपने पति से अलग होने की बात कहती है, तो कहती है कि ऐसे कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, यानी वो भावुक हो जाती है कि अपने अपनों से अलग हो जाते हैं इस कलकत्ता के कारण से। तो इस प्रकार से आपको चंपा की चारित्रिक विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? बताइए। देखो बच्चों, कभी कभी बच्चों की कल्पनाएं टीचर से बहुत आगे होती है, और जो मौलिक प्रश्न होते हैं ना, वो आपको जरूर करने चाहिए, हर हाल में करने चाहिए। जितने बच्चे होंगे ना, उनके विचार अलग अलग निकल कर आएंगे, और हो सकता है किसी का विचार सबसे अच्छा हो। तो आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ आप देंगे। और सुन लो फिर से, आप सब आज मुझे कमेंट्स करके, यानी मुझे व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले भेजेंगे कि आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। देख के आपकी क्या मनोस्थिति होती है, फिर कल की क्लास में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आप इसको जरूर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास के बाद में भी इसे देखते हैं, अभी तो ये क्लास चल रही है, फिर ये वीडियो के रूप में उपलब्ध रहती है, क्लास हमेशा रहती है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, एक ग्रुप बना रखा है हमारे 11th क्लास का, आप उसमें जुड़ जाएं, ताकि आपको जब कोई इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो वहां पर आपको उपलब्ध होंगे। आपको हर चीज जो 11th क्लास से संबंधित होगी, उससे संबंधित आप हमेशा अपडेट रहेंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले हर क्लास का, हर वीडियो का, हर सूचना का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है? और देखो अगला जो प्रश्न है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती ना, तो उसकी बातें इससे बिल्कुल अलग होती, वो ऐसे कभी बातें नहीं करती। क्या क्या बातें करती, आप अपनी कल्पना से उत्तर देना है। इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? जो चंपा की स्थिति है ना, तो ये पूर्वी भारत का चित्रण है इस पर, ठीक है? पूर्वी भारत का हमारा, तभी तो कलकत्ता का नाम आया है। तो पूर्वी भारत की महिलाओं की क्या स्थिति है, वो स्थिति यहाँ पर दर्शाई है कि किस प्रकार से वो निरक्षर होती है, घरेलू कामों में व्यस्त रहती है, और सर्वस्व अपने परिवार को मानकर अपना जीवन समर्पित कर देती है। और उनके जो उनके जैसे चंपा के साथ हुआ, उनके पति है, उन्हें आर्थिक स्थिति खराब होने, कमाने के कारण बाहर चले जाते हैं, और वह अनपढ़ होने के कारण उनसे उनका संबंध स्थापित नहीं हो पाता, मतलब वो उनसे वार्तालाप नहीं कर पाते, उनके पत्रों को नहीं पढ़ पाती है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर उजागर हुई है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए।
देखिए ये जो अगला प्रश्न है ना, त्रिलोचन पर एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई फिल्म देखिए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का हमारा ये पाठ्यक्रम है, उनके द्वारा त्रिलोचन पर एक फिल्म बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी ने त्रिलोचन पर इस कविता पर यदि फिल्म बनाई है तो वो कितनी महत्वपूर्ण होगा ये पाठ, इसलिए उन्होंने बनाई है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जीवन में पढ़ना लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो ये जो कविता है ये दो चीजों की ओर बहुत ही अच्छे तरीके से संकेत करती है कि एक तो निरक्षरता एक तरीके का अभिशाप है, व्यक्ति को साक्षर होना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, जिंदगी में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, आज भी आप देख लीजिए राजस्थान की साक्षरता देखिए आप, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और व्हाट्सएप पे नहीं यूट्यूब पर बताएंगे। क्लास खत्म होने के बाद में ऑफलाइन कमेंट्स रहते हैं, आप वहां कमेंट्स करेंगे कि भारत की महिला और पुरुष साक्षरता में कितना अंतर है और राजस्थान की महिला और पुरुष साक्षरता कितनी है। आपको खुद को पता चल जाएगा कि कहते हैं हमारा देश आजाद है और महिला और पुरुष का अधिकार बराबर है, लेकिन महिलाओं की संख्या आज भी कितनी कम है साक्षरता में। दूसरी ओर अमेरिका को देखिए आप, वहां की महिला साक्षरता कितनी है। तो आज भी हमारे देश में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है साक्षरता के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सरल दिखता है आपको, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और जो चीजें आपसे पूछे गई है उम्मीद है मुझे, यदि आप मेरे वही बच्चे हैं जो 10th में इतनी लगन से पढ़ते थे, तो आपको आज इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।